हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज है 9 दिसंबर 2021 और आज की इस वीडियो में हम लोग 9 दिसंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस यानी कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, ये हर साल मनाया जाता है 9 दिसंबर को। यह दुनिया भर में भ्रष्टाचार को खत्म करने या फिर उसको कम करने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 9 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस की थीम रखी गई है, योर राइट योर रोल से नो टू करप्शन, यानी कि आपका अधिकार आपकी भूमिका, भ्रष्टाचार को ना कहें। तो यह इस बार की थीम। एक संस्था है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और इसके द्वारा हर साल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया जाता है, यानी कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। और जो इसका आखिरी एडिशन जारी हुआ था ये साल 2020 में जारी हुआ था और उसके हिसाब से भारत दुनिया में 86th प्लेस पर है, जबकि नंबर 1 पर दो कंट्री थे, डेनमार्क और न्यूजीलैंड। यानी कि डेनमार्क और न्यूजीलैंड जो हैं ये दुनिया के सबसे ईमानदार देश हैं, जबकि इसी में सबसे आखिर में थे सोमालिया और साउथ सूडान, यानी कि सोमालिया और साउथ सूडान जो है ये दुनिया के सबसे भ्रष्ट देश हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस जो है ये आज यानी कि 9 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। इनमें से किस देश ने डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीत लिया है? तो डायरेक्टली कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डेविस कप का संबंध कौन से खेल से है, तो इसका संबंध है टेनिस से। तो डेविस कप जो प्रतियोगिता होती है ये एक इंटरनेशनल लेवल की प्रतियोगिता होती है। इसमें जो कंट्रीज हैं वो एक टीम के रूप में खेलते हैं। तो डेविस कप जो कि एक टेनिस टूर्नामेंट है, इस बार इसको जीत लिया है रसिया ने, और रसिया ने यहाँ पर फाइनल में हराया था क्रोएशिया को। तो इस बार का डेविस कप टूर्नामेंट जीता है रूस ने। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस टूर्नामेंट के अंदर रसिया का ऑफिशियल नेम था रशियन टेनिस फेडरेशन, क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने रूस के ऊपर 4 सालों के लिए खेलों में शामिल होने से प्रतिबंध लगाया था। तो इसी के चलते यहाँ पर रूस के खिलाड़ी शामिल तो हुए थे, लेकिन रसिया के फ्लैग के नीचे नहीं, बल्कि इनको नाम दिया गया था रशियन टेनिस फेडरेशन। ऐसे ही आपको पता होगा इस बार के टोक्यो ओलंपिक गेम्स के अंदर जो रसिया था ये रशियन ओलंपिक कमेटी के नाम से, मतलब रशियन ओलंपिक कमेटी के फ्लैग के नीचे यहाँ के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। आरबीआई द्वारा दिसंबर 2021 में जारी द्विमासिक मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट कितने % है? जैसा कि आपको पता होगा आरबीआई में एक मौद्रिक नीति समिति होती है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, और इस कमेटी के अंदर टोटल 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक आरबीआई के गवर्नर भी होते हैं जो कि इस समय है शक्तिकांत दास। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है इसकी हर 2 महीने में एक मीटिंग होती है और इसी बैठक के दौरान जो मॉनेटरी पॉलिसी की रेट्स होती हैं इनकी समीक्षा की जाती है और जो भी बदलाव करना होता है उसको किया जाता है। लेकिन अभी जो दिसंबर महीने में बैठक हुई थी इस दौरान किसी भी रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि रेपो रेट जो है ये 4% पर बनी हुई है। और ऐसा 9वीं बार हुआ है जब रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। लगातार 9वीं बार रेपो रेट को अनचेंज रखा गया है। तो इस समय रेपो रेट तो है 4%। इसके अलावा जो रेट्स होती हैं जैसे कि रिवर्स रेपो रेट ये इस समय है 3.35%। इसके अलावा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट ये दोनों एक समान है 4.25%। बाकी दो रेशियोज आपको याद रखने हैं, CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो ये इस समय है 4% और SLR है 18%। तो ये सारी जो रेट्स हैं इनको आपको ध्यान रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी जो मौजूदा वित्त वर्ष चल रहा है, वित्त वर्ष 2021-22, इसमें आरबीआई के हिसाब से भारत की जीडीपी वृद्धि दर होगी 9.5%, और यही अनुमान आरबीआई ने पहले भी व्यक्त किया था और हाल ही में आरबीआई ने अपना अनुमान जो है ये बरकरार रखा है। जैसा कि आप जानते हैं आरबीआई जो है ये भारत का सेंट्रल बैंक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके समय जो गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। हाल ही में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क का 37वां चार्टर दिवस किस दिन मनाया गया है? तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि क्षेत्रीय सहयोग के लिए जो दक्षिण एशिया के देश हैं उनका ये एक संगठन है। तो सार्क जो है इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को,
क्योंकि 8 दिसंबर 1985 को ही सार्क चार्टर को अपनाया गया था। तो इसीलिए हर साल इस दिन को सार्क के चार्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि इस बार 37वां है। तो ये कब मनाया गया है? 8 दिसंबर को। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सार्क के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया, ये दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनका संगठन है। तो इसमें दक्षिण एशिया के टोटल 8 देश इसके मेंबर हैं और इसका मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और जो दक्षिण एशिया के 8 देश इसके मेंबर हैं उनमें से एक तो भारत है, बाकी भारत के जो पड़ोसी देश हैं जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका, तो इन सारे कंट्रीज को मिलाकर बोला जाता है सार्क कंट्रीज। फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये भारत के जो व्यापारिक संगठन है उनका एक संघ है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। तो अभी के समय इसके अध्यक्ष हैं उदय शंकर, लेकिन अब उदय शंकर की जगह लेंगे संजीव मेहता। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि फिक्की का अगला अध्यक्ष अपॉइंट कर दिया गया है संजीव मेहता को। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में संकेत सरगर ने पुरुषों के 55 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में 2 इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप्स हो रही हैं। एक का नाम है कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 और इसी के साथ साथ वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, यानी कि विश्व स्तर पर और कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज हैं उनके लेवल पर जो चैंपियनशिप होती है दोनों का आयोजन एक ही साथ में किया जा रहा है। तो ये दोनों चैंपियनशिप कहाँ पर हो रही हैं? इनका आयोजन किया जा रहा है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। तो अगर हम कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की बात करें, यानी कि राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप, तो इसमें भारत के एक वेटलिफ्टर हैं जिनका नाम है संकेत सरगर। इन्होंने 55 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गोल्ड मेडल। साथ ही आपको बता दूं यह जो कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप है ये 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे ब्रिटेन के बर्मिंघम में, उसके लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है। हाल ही में भारत ने किस लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सुखोई 30 MK1। तो सुखोई 30 MK1 ये भारत का जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, इससे हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर वर्जन का सफल परीक्षण किया गया है। यानी कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो एयर वर्जन है जिसको विमान से भी दागा जा सकता है, उसी का हाल ही में परीक्षण किया गया है और ये टेस्ट किया गया ओडिशा के अंदर जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है चांदीपुर के अंदर, वहां से इसका परीक्षण किया गया है। 8 दिसंबर को ओलफ सोल्ज ने इनमें से किस देश के नए चांसलर के रूप में शपथ ली है? तो अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको इसका डेफिनेटली आंसर पता होगा। तो इसका सही आंसर है आंसर ए, यानी कि जर्मनी। तो जर्मनी के अंदर यहाँ की अभी तक जो चांसलर थी एंजेला मर्केल, अब इनकी जगह ले ली है ओलफ सोल्ज ने। तो जिस तरीके से भारत के अंदर प्रधानमंत्री होता है, इसी तरीके से जर्मनी के अंदर यहाँ का जो सरकार का प्रमुख होता है वो होता है चांसलर। तो अभी जर्मनी के नए चांसलर बन गए हैं ओलफ सोल्ज। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और यहाँ की करेंसी है यूरो। निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है ये भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। तो इसको भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा प्रदान किया जाता है। हाल ही में 2021 और 2022 दोनों सालों के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई है। तो 2021 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता हैं नीलमणि फुकन। और नीलमणि फुकन जो है ये एक असमिया साहित्यकार हैं। तो इनको साल 2021 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि ये 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इसका आंसर होगा नीलमणि फुकन। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी साल 1961 में, लेकिन ये पहली बार दिया गया था 1965 में। तो 1965 में जो इसके पहले विजेता थे उनका नाम कई बार पूछा जाता है, तो उनका नाम है जी शंकर कुरूप और ये एक मलयालम भाषा के लेखक थे। तो इन्हीं को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो अभी मैंने आपको बताया कि 2021 और 2022 दोनों सालों के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो 2021 में तो दिया गया है असमिया लेखक नीलमणि फुकन को
और 2022 के लिए जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दिया जाएगा दामोदर मौजो को। और दामोदर मौजो जो हैं ये कोंकणी भाषा के लेखक हैं। तो ये कौन सी भाषा से संबंधित है ये भी आपको याद रखना है। वैसे आपको बता दूं जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है ये टोटल 23 भाषाओं में दिया जाता है। इनमें से 22 तो वो भाषाएं हैं जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है और एक अन्य जो है वो है अंग्रेजी। तो ये टोटल 23 भाषाओं में दिया जाता है। 8 दिसंबर को किस राज्य में हुए एक हेलीकॉप्टर क्रैश में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया। तो कल यानी कि 8 दिसंबर को एक काफ़ी दुखद घटना हुई जिसमें एक हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत इनकी डेथ हो गई है। तो 8 दिसंबर को भारतीय वायुसेना के एक रशियन मेड हेलीकॉप्टर जिसका नाम है MI-17, तो ये जो हेलीकॉप्टर है ये तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु का जो नीलगिरी जिला है वहाँ पर कन्नूर जगह पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हेलीकॉप्टर के अंदर टोटल 14 लोग सवार थे। तो इनमें से 13 लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है, सिर्फ एक ही व्यक्ति इनमें सर्वाइव हो पाए हैं। तो जिन 13 लोगों की डेथ हुई है उनमें भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी थे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था ये कौन से राज्य के अंदर हुआ था। तो ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु का जो नीलगिरी जिला है यहाँ पर कन्नूर नाम की जगह पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। जनरल बिपिन रावत की अगर हम बात करें तो ये भारत के पहले सीडीएस बने थे 2020 में। 1 जनवरी 2020 को ये भारत के पहले सीडीएस बने थे। इससे पहले ये भारतीय सेना के प्रमुख थे। तो उसके बाद 1 जनवरी 2020 को इन्होंने पहले सीडीएस के रूप में कार्यभार संभाला था। तो हाल ही में एक हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में इनकी डेथ हो गई है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं पिछले दिन का क्वेश्चन। कल की वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि विश्व बैडमिंटन संघ यानी कि BWF ने किसे साल का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना है, यानी कि साल के सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में किसको चुना गया है। तो इनका नाम है ताई जू यिंग और ये ताइवान की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इसी तरीके से पुरुषों के अंदर साल का सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी चुना गया था विक्टर एक्सेल्सन को, जो कि डेनमार्क के हैं। तो अब हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन। इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि असम सरकार ने इनमें से किस उद्योगपति को राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान करने की घोषणा की है। तो इसका जो भी राइट आंसर हो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 9 दिसंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।